hello, hi everyone. My name is Shiranshi and welcome back to this platform. So, for today's agenda, we have this topic called management, which is the first unit of our business studies class 12th. You must have seen by the title. But as you can see on my screen, there is something else written: sports day celebration and list of things to do. Are we making a plan to organize a sports day or what? So, before diving deep into the textbooks, before going to the theory part, I would just like to take a moment to discuss this topic with an example because एक टॉपिक तक जाने के लिए उससे पहले उस टॉपिक की नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू अंडरस्टैंड एंड यू गेट अ जिस्ट व्हाई आर यू स्टडिंग that particular chapter, that particular unit or topic. So without any further delay, I would just like to gain all your attention to this particular example which is very very important. And अगर आपने ये example अच्छे से समझ लिया ना, I am assuring you, you are not going to forget this particular concept which I am talking about, which is management and its significance in this particular video. अगर आपने ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ लिया ना, आप ये कभी नहीं भूलेंगे, ट्रस्ट मी. ये बस एग्जाम्पल आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से हम चीज़ें करते हैं और वही सिंपल एंड सीधी सीधी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है. ठीक है, ऑल राइट. सो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं. हमारा स्कूल है, स्पोर्ट्स डे हर किसी के स्कूल में होता है ऑलमोस्ट. तो एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, उसे होस्ट करने के लिए बैक एंड में बहुत चीज़ें जाती है. एज यू नो कि स्पोर्ट्स डे अगर आपका 10th को है तो उससे कम से कम 10-15 दिन पहले, इन सम स्कूल्स इट इज़ 1 month अगो, तो 1 महीना पहले से, 10 दिन पहले से ही इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है प्लान करना. नाउ यू मे आस्क कि उसकी क्या नीड है. अगर कोई इवेंट हम करा रहे हैं तो क्या एक दिन में ऐसे ही हो जाता है? उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें लगती है, ये हमें समझना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले चीज़, अगर आप स्क्रीन पे नहीं देखते, बिना स्क्रीन पर देखकर आप बताइए कि अगर आपको कोई इवेंट होस्ट करना है तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर यू. आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको ये सोचना कि हमें क्या क्या करवाना है, what all we are supposed to do, when is the event going to happen, how are we planning to do these things. तो ये कुछ questions है जिनके आंसर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे. राइट नाउ इफ आई टेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पोर्ट्स डे, तो स्पोर्ट्स डे में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? कब करवाना है, when it is supposed to happen. then we have to organize the decoration part, performances देखनी है, who are all going to perform. Then audience, we have to decide which audience are we supposed to cater to. Like, are we going to call the students of class 11th, class 12th or junior sections, on what days, whose classes, whose races are going to happen. So what kind of races, what kind of events are going to be there. Then who are our chief guests. हम अगर कोई इवेंट कर रहे हैं, some schools decide कि चीफ गेस्ट को भी और बुलाएंगे एंड इवेंट को और अच्छा करेंगे. तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ है, अभी मैंने बहुत लिमिटेड लिखी है, इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती है. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हम करते हैं बिफोर ऑर्गेनाइजिंग आवर स्पोर्ट्स डे. ठीक है, चलो जी, लिस्ट बन गई है क्या क्या करना है. अब कैसे कैसे करना है, हाउ टू डू इट. द बेस्ट वे टू डू एनी थिंग इज़ टू सेग्रीगेट थिंग्स. अगर एक बड़ा सा चीज़ है, अब फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई की ले लो, एक सब्जेक्ट है, इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज़, उसमें कम से कम आपके 10-15 यूनिट्स है. अब एक बार में ही आप अकेले एक साथ एक दिन में सारे 15 यूनिट्स तो कवर नहीं कर सकते. यू ब्रेक इट डाउन इनटू यूनिट्स, यू ब्रेक इट डाउन इनटू कंसेप्चुअल टॉपिक्स. तो एक टॉपिक एक दिन पढ़ोगे, एक कॉन्सेप्ट दूसरे दिन समझोगे. तो ये आपने क्या किया, इतना बड़ा जो वास्ट सिलेबस है 15 यूनिट्स का, उसको ब्रेक कर दिया है और रोज़ एक एक आप पढ़ते हैं. राइट, तो आपने क्या किया है कि पूरे टास्क को सेग्रीगेट कर दिया है अलग अलग सेक्शंस में, सेगमेंट्स में. सो
जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एन इवेंट, तो उस केस में हम सेग्रीगेट को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। हम उसको डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर देते हैं। नाउ एक अकेले जो प्रिंसिपल होते हैं या और whosoever the head of the school is, वो अकेले तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, राइट? दे नीड अ टीम। तो एक टीम के लिए वो क्या करते हैं ना, इन सारे काम को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि प्रैक्टिस के लिए एक अलग इंचार्ज होंगे, कि जितने भी परफॉर्मेंसेस होंगे, जितनी भी रेसेस होंगी, उन सब के लिए 1 या 2 इंचार्जेस हम बना देंगे। बेसिकली एक डिपार्टमेंट बना देंगे, वो टीम बना देंगे कि वो टीम रिस्पॉन्सिबल होगी कि रेसेस जितनी भी है, बच्चे जितने भी है, वो उस पर्टिकुलर रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइमली और नॉट, are they taking their classes regularly along with the practice, are they able to manage their time. So all these things is covered under this one particular department known as practice department. ये हमने segment बना दिया। फिर उसके बाद invitation देना है चीफ गेस्ट को, उन्हें बुलाना है, जितने भी क्लासेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब के पास नोटिस जाएगा। अगर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता था, आपके पास नोटिस आ जाता था ना 10-15 दिन पहले, तो उन सबको नोटिस देना। तो एक इंसान, अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ नॉट सोलली रिस्पॉन्सिबल और नॉट इवन ह्यूमनली केपेबल कि वो ये सारे काम अकेले कर सके, इसलिए उन्हें डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि सारे काम बेटर एंड प्रोडक्टिव मैनर में हो सके, राइट? सो नोटिस के लिए एक अलग से टीम, अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद गेस्ट्स, इनविटेशंस के लिए कि जो चीफ गेस्ट होंगे उनको कॉल करना पड़ेगा, उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा, रीच आउट करना होगा, तो उनके लिए एक अलग से टीम डिज़ाइन कर दी। देन वी हैव डेकोरेशन, की डेकोरेट कौन करेगा, डेकोरेशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, who will be contacting the decoration party and they will be handling all those things on the event day or before that whenever required. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, हमने प्लान कर दिया कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद हमने ये भी डिसाइड कर दिया कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। नाउ वी हैव क्रिएटेड द डिपार्टमेंट, वी हैव क्रिएटेड द टीम। हमने उस टीम को, उस डिपार्टमेंट को नेम कर दिया है, राइट? कि एक प्रैक्टिस टीम होगी, एक नोटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, देन गेस्ट एंड डेकोरेशन, ये टीम्स हमने अलोकेट कर दी। बट एक्चुअली में उस डिपार्टमेंट में कौन काम करेगा ये भी तो हमें डिसाइड करना होगा ना। फॉर सपोज वी हैव 100 टीचर्स इन आवर स्कूल, उसमें से कौन से टीचर किस डिपार्टमेंट के पार्ट होंगे, ये तो अभी तक हमने कहीं भी डिसाइड नहीं किया है। तो इन द थर्ड स्टेप वी डिसाइड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ केपेबल इनफ, किन के स्किल्स, किन के क्वालिफिकेशंस किस डिपार्टमेंट से मैच करें। नाउ देयर आर 100 टीचर्स, एवरी सिंगल टीचर हैज़ डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, डिफरेंट स्किल्स, दे हैव यूनिक एबिलिटीज़, राइट? सो every department requires some different set of skills. So we decide which teacher, their skills, do they match with the skills that are required to be part of a team. So we align those, and that comes under the third very step, which is right people with the right qualification at the right place at the right time. Right people, the teachers with the right qualification that matches with some other department or team, right place the department, and right time, right? उसके बाद हमने क्या किया कि प्रैक्टिस टीम बना दी, उसके लिए एक प्रैक्टिस लीड रख दिया, लीडर who will be choosing and selecting other teachers to be part of that डिपार्टमेंट, राइट? देन नोटिस और इन्विटेशन के लिए हमने एक टीम डिसाइड कर दी। यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए थे, अब यहाँ जो लोग हमने अलोकेट करे हैं तो वो एक ही टीम बना दी जो कि ये दोनों काम एक साथ करेंगी, ठीक है? फिर उसके बाद डेकोरेशन टीम है तो उसमें एक टीचर को अलोकेट कर दिया। ऑल राइट, देन कमिंग ऑन, हमने टीम्स बना दी, उसमें लोगों को भी अलोकेट कर दिया। नाउ दे आर वर्किंग, राइट? नाउ जो प्रिंसिपल है, हु इज़ द हेड, वो ऐसे ही हर डिपार्टमेंट को अपना अपना काम करने तो देंगे नहीं। ही हैज़ टू सुपरवाइज, उन्हें ध्यान देना होगा कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सब ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? तो
he will be supervising each and every team properly. So once work starts, head जो हमारा प्रिंसिपल होंगे या फिर जो टीम के भी हेड्स होंगे, दोनों सेम काम करते हैं, which is to supervise the people working under them. So they direct and observe. Now the teachers who are doing, for example, they are reaching out for calling the chief guest, right? So they find a difficulty, they are not able to figure out something. Now who can they ask to? Either they can ask their heads, or if they are not able to resolve the problem, then they can reach out to the principal to solve their doubts. So the principal is the core person here, जो कि ये सारे काम करने में हेल्प करेगा, सुपरवाइज कर रहे हैं, उन्हें गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, देन मोटिवेट भी करेंगे कि जब दे आर नॉट फीलिंग दैट मोटिवेटेड टू डू द वर्क, ही विल मोटिवेट देम टू गेट द थिंग्स वर्क. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस थिंग्स हैव बीन डन. अब क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशंस सेट कर ली थी हर डिपार्टमेंट से कि अगर प्रैक्टिस डिपार्टमेंट है तो अच्छे से सब लोग अपनी परफॉर्मेंसेस रेडी रखेंगे, जितनी भी रेसेस होंगी उसमें सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे एंड देन परफॉर्म करेंगे. देन नोटिस डिपार्टमेंट है तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल गेट अ हार्ड कॉपी ऑफ नोटिस एंड whosoever is reaching out to the chief guest, तो उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत अच्छी तरीके से एक ऑफिशियल कनेक्ट के साथ उन्हें बुलाना होगा. तो ये कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो प्रिंसिपल ने इनिशियली सेट कर दी थी, एंड ही ऑलरेडी हैड इन्फॉर्म्ड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि आपको ये करना है, आपको वो करना है. ठीक है, अब क्या होगा ना कि जब काम हो जाएगा, जैसे आपके टीचर्स होते हैं, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके क्लास टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरे साल टीचर्स ने आपको पढ़ाया, आपका एग्ज़ाम हुआ, फिर उन्होंने उस परफॉर्मेंस को जो आपने एक्चुअली परफॉर्म किया है अपने टेस्ट में, उसको अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए बट यू हैव रिटन समथिंग एल्स, तो शी मैचेस इट, राइट. जो करेक्ट आंसर है और जो आपका आंसर है उन दोनों को मैच करेंगे. अगर वो दोनों सेम हुआ, अगर सिमिलर हुआ तो वेल एंड गुड, यू गेट द मार्क्स. अगर वो बहुत डिफरेंट हुआ तो योर मार्क्स गेट डिडक्टेड. तो what is she doing? She is comparing your performance with the standards that has been already set. तो this particular step is known as controlling, कि उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं. He is comparing your performance with the expectations, and if there are any deviations or if there are any कुछ अगर gap areas है तो वो क्या करेंगे, उसमें आपको गाइड करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर कुछ अच्छी चीज़ है तो ही विल अप्रिशिएट यू, राइट. तो अभी हमने देखा कि हमारा स्पोर्ट्स डे था, हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, सबसे पहले लिस्ट बनाई, उसके बाद डिपार्टमेंट्स में बांट दिया सब काम को, उसके बाद उन डिपार्टमेंट्स के लिए लोग ढूंढ दिए, फिर वर्क स्टार्ट हो गया होना. उसके बाद जो प्रिंसिपल थे वो सबको कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, और जब सब कुछ हो चुका है लास्ट में जाके ही कंपेयर्स देयर परफॉर्मेंस एंड ही इवैल्यूएट्स देम. ऑल राइट. सो इस तरीके से हम कुछ भी ऑर्गेनाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे स्टेप्स होंगे, राइट. अब मैनेजमेंट में यही पांचों स्टेप्स हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं, एंड दीज फंक्शंस आर द कोर ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज नथिंग बट गेटिंग द थिंग्स डन. यहाँ पर हमारी चीज़ें क्या आती, स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करना, उससे रिलेटेड जितने भी टास्क थे उन्हें किस तरीके से हम करेंगे और कितने टाइम में करेंगे अच्छे से, ये सारा ही हमने मैनेज किया. तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मैनेजमेंट. तो व्हाट हैपेंड, सबसे पहले लिस्ट बनाई थी विच इज़ नोन एज प्लानिंग, विच इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. देन वी हैव ऑर्गेनाइजिंग, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया था, सारे डिपार्टमेंट्स को अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दिए थे. देन स्टाफिंग बेसिकली मीन्स कि लोगों को स्टाफ करना, कि किस डिपार्टमेंट में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है एंड हु हैज़ दैट स्किल्स. उस बेसिस पे हमने स्टाफ किया. देन द प्रिंसिपल ही डायरेक्टेड. आप डायरेक्टिंग को समझ सकते हो डायरेक्टर से, डायरेक्टर टॉप पे होते हैं, राइट. तो डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे,
देन कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग बेसिकली इज कंपेयरिंग. तो हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तो हमें याद हो जाएगा कि सबसे पहले कुछ भी करेंगे, कुछ भी अगर हम चीटिंग करने का भी सोचते हैं एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? प्लानिंग बनाकर जाते हैं एक दिन पहले से कि किस तरीके से करूँगी, किसके साथ बैठेंगे, तुम आगे बैठ जाना, मैं पीछे बैठ जाऊँगी और हम चीटिंग कर लेंगे. तो ये सारा कुछ था प्लान करना, राइट? सबसे पहला स्टेप होता है प्लान करना. फिर उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना कि तुम आगे बैठोगे, मैं यहाँ बैठूंगी, तुम वहाँ बैठोगे, तो सबसे पहले मैं पूछूंगी, उसके बाद तुम मुझसे पूछना. तो ये क्या किया? ऑर्गेनाइज कर दिया. फिर स्टाफिंग होता है, लोग लेकर आना. फिर तो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग हमें समझ आई गया, राइट? आई होप दिस इज अंडरस्टूड फॉर यू ऑल. नाउ अब क्या होता है ना कि जो हमारे मैनेजमेंट में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अब हमारे एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा स्पोर्ट्स डे को होस्ट करना, राइट? सो दैट वाज आवर मेन ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से द गोल. एंड दिस गोल वाज कॉमन फॉर एवरीवन, राइट? एवरीवन वाज डूइंग the tasks which have been allotted to them just for one purpose, that was achievement of that objective, जो कि sports day हमारा बहुत अच्छे से होना चाहिए ऑर्गेनाइज, राइट? सो अब क्या होता है ना कि इट इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, सो एवरीवन इज़ डूइंग देयर वर्क एंड गिविंग देयर बेस्ट. एक डेडलाइन होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर 10th ऑफ दिस मंथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये हम उनकी डेडलाइन है और यहाँ तक उन्हें अपना काम अच्छे से इफेक्टिवली बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है. सो दैट इज़ देयर ऑब्जेक्टिव, राइट? नाउ एवरीवन इज डूइंग द सेम एक्टिविटी. हाउ कम? एवरी डिपार्टमेंट हैज़ समथिंग एल्स. सेम एक्टिविटी कैसे हो सकती है? सब लोग सेम एक्टिविटी एज इन कि सबको कुछ ना कुछ काम दिया गया है, एंड एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट टू अचीव दैट पर्टिकुलर वर्क. तो एक तरीके से सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं. उसके लिए उनके पास कुछ पावर है करने के लिए, राइट? सो दे आर डूइंग इट इन दैट वे, एंड वंस डन दे आर रिपोर्टिंग टू देयर हेड. जो उस डिपार्टमेंट के हेड है उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज रिपोर्टिंग टू द प्रिंसिपल. तो हर डिपार्टमेंट अब प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर रहा है. तो सब लोग कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? नाउ फॉर एग्जाम्पल, वन डे बिफोर द इवेंट सडनली ये हमें पता लगता है कि जो चीफ गेस्ट हमने बुला रखे थे, जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि दे विल बी कमिंग एंड होस्टिंग आवर सेलिब्रेशन, दे कुड नॉट कम. अब क्या होगा? सब परेशान हो गए, प्रिंसिपल भी, द डिपार्टमेंट ऑल्सो, सब लोग परेशान हो गए कि अब क्या करें इस सिचुएशन में. सो व्हाट दे डिड, कुछ ना कुछ फिगर आउट करके एवरीवन वर्कड टुगेदर. सब ने अपने अपने कॉन्टैक्ट्स लगाकर रीच आउट किया बाकी लोगों को कि कोई और हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के आ जाए. सो अल्टीमेटली दे अरेंज टू कॉल एन ऑफिसर थ्रू देयर एलुमनाई टीम, कि जो पास्ट में कोई एलुमनाई था हु इज़ एन ऑफिसर राइट नाउ करेंटली. सो दे वर एबल टू कॉल द पर्सन एंड ही वॉज हैप्पी टू कम टू हिज ओन स्कूल आफ्टर सो मैनी ईयर्स. देन ये पूरे प्रोसेस में एक चीज़ ऑब्जर्व करी, गोल हो रहा है, एक गोल है हमारा, ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ साथ कुछ काम हो रहे हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं हमारे कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, देन सब लोग काम कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ दिस होल प्रोसेस हैपनिंग? ये पूरे मैनेजमेंट में कौन कौन पार्ट है? द टास्क दैट एवरी इंडिविजुअल इज डूइंग, the department for which the particular team is being created, operational काम हो रहा है, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव तक रीच कर रहे हैं, and then who is the core of everything? People. You know, there's one line in your business studies in this particular chapter itself is human beings are the biggest asset of any organization. तो जो ये लोग होते हैं ना, ये सबसे क्रूशियल होते हैं. तो लोग सारा काम कर रहे होते हैं, सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं इनके वजह से. तो ये इसी से ही हमारा मैनेजमेंट चलता है. देन यू नो हमने प्लान स्टार्ट किया, लास्ट में कंपेयर हो गए, प्रिंसिपल ने कंपेयर कर लिया हमें, बट दिस इज़ नेवर एंडिंग. मैनेजमेंट इज़
always 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 goes on. It never stops. How come? कंट्रोलिंग पे तो ख़त्म हो जाना चाहिए. नो. अब क्या होगा ना कि कंट्रोलिंग में प्रिंसिपल ने कंपेयर किया आपकी परफॉर्मेंस, उससे उन्होंने कुछ गैप एरियाज आइडेंटिफाई करे. डेविएशंस मीन्स डिफरेंसेस. उन्होंने कुछ गैप एरिया आइडेंटिफाई करे जो कि नेक्स्ट ईयर वो ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट ईयर का जब वो प्लान क्रिएट करेंगे तो ही विल मेक श्योर कि ये जो गैप एरियाज इस बार आइडेंटिफाई हुए हैं वो नेक्स्ट ईयर ना हो. तो एक तरीके से जो मैनेजमेंट हो रहा है, पूरा मैनेज कर रहे हैं वो, ये नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा. नाउ आई हैव रिटन समथिंग इन वाइट फॉन्ट जो कि मैंने बोला नहीं. अभी मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल के थ्रू क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या क्रक्स हम उसमें से निकाल के ला सकते हैं. बिकॉज नाउ इट्स टाइम हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड समझे. सबसे पहले सेम गोल है जो कि मैंने बताया. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को वी कॉल इट एज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ नोन एज मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी. अब आपको समझ आया कि हम टेक्स्ट बुक से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू हम उस तक पहुँचे, दैट इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव. ऑल राइट. सो सबसे पहला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट characteristics of management is goal oriented. Then we have everyone moves in one direction, one particular purpose, only one goal for everyone is second characteristics of management. Then the work should be done effectively. यहाँ पर एक और चीज़ होती है and efficiently. दोनों का जो मीनिंग होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डेडिकेटेड एक लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपको समझ आएगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी और वो गलत करके आ जाते हैं. देन परवेसिव मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. परवेसिव जो टर्म है ना वो वोकैबुलरी में उसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर. सो हाउ मैनेजमेंट इज प्रेजेंट एवरीवेयर? बी इट the principal, be it the managers, be it the head of the team, or the workers who are working, or the servants who are working, everyone is performing the same thing which is known as management. So it is present everywhere, irrespective of the position, irrespective of the level they are working at. This is present everywhere. That is why third and the most important characteristic of management is pervasiveness. That management is a pervasive activity. Then I took an example कि chief guest could not come, that's why they arranged to call some officer from their alumni team. So this particular feature, the quality that they have, basically features, characteristic, these are all the quality of that particular thing which is management in our case right now. So what are the qualities of management? Goal oriented, pervasive, in one common direction for everyone, and it is present everywhere, and the work is done effectively and efficiently. So in this particular example, this feature is known as dynamic. Dynamic basically means it changes over time. You should be adaptable and flexible enough to be able to accept that particular change which happened. ये uncertainty थी हमारी, तो एक uncertainty आ गई, एक change आ गया, किस तरीके से हम उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं, दिस कम्स अंडर डायनामिक. देन वी हैव वर्क, ऑपरेशन, पीपल, ऑल थ्री थिंग्स आर वर्किंग टुगेदर. सो दिस पर्टिकुलर फीचर इज मल्टी डायमेंशनल, कि मल्टीपल डायमेंशंस में द मैनेजमेंट इज वर्किंग. देन नेवर एंडिंग, ऑब्वियसली इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट नेवर स्टॉप्स, सो इट इज़ नोन एज कंटिन्यूअस एक्टिविटी. एंड वी आर डन विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म कर दिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक भी ख़त्म कर दिया. इनफैक्ट हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का भी टॉपिक ख़त्म कर दिया, बिकॉज इम्पॉर्टेंस भी ऊपर के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए, गोल ओरिएंटेड, सोशल ऑब्जेक्टिव, या वो मैं अभी आगे बताऊंगी सोशल ऑब्जेक्टिव वाला तो, बट अदर देन दैट कंटिन्यूअस, परवेसिव, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंटली, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है हमारे. सो इम्पॉर्टेंस इज ऑल्सो डन, फंक्शंस आर ऑल्सो डन, फीचर्स इज ऑल्सो डन. कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हो गए? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट,
importance of management and features of management. Three very 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 important topics from unit 1 are already done. Now moving on to the last topic for today's video, which is objectives. Objective, we have already talked about it. No, I said every organization has some objective. That particular event had an objective. But what kind of objectives we can have, the types of objectives we can expect, है ना. हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. डायरेक्टली टेक्स्ट बुक्स पे नहीं जाएंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, नीड समझेंगे, उसके बाद बुक्स पे जाएंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल एक अलग लेते हैं इस बार. यू स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ गिफ्ट शॉप. आपके लोकल सिटी में आपने गिफ्ट शॉप शुरू करने का प्लान किया. यू आर द एंटरप्रेन्योर ओवर देयर, सो यू आर द हेड ऑफ द शॉप एंड 3 सेल्स पर्सन आर वर्किंग अंडर यू. 3 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, टोटल 4 लोग उस शॉप को संभाल रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग दैट गिफ्ट शॉप. आपका क्या ऑब्जेक्टिव था? मार्केट में अपनी सेल्स बढ़ाना, अपना एक रेपुटेशन बिल्ड करना, एक पोजीशन सेट कर देना कि पीपल नोज यू, नो योर गिफ्ट शॉप, उससे आपकी सेल्स बढ़े, कॉस्ट जितनी हो सके कम से कम रहे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओ. सेल ज़्यादा होना, कॉस्ट कम होना ऑब्वियसली मीन्स प्रॉफिट. ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स है. आपके ऑब्जेक्टिव्स है एज एन एंटरप्रेन्योर. आपके ऑब्जेक्टिव मीन्स एक एंटरप्रेन्योर के द हेड ऑफ द शॉप के ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, सिंस इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आपके ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि द सेट ऑफ 4 पीपल वर्किंग फॉर अ शॉप, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन. योर ऑर्गेनाइजेशन, 4 पीपल आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो आपका जो गोल है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है. पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल क्या गोल रहेगा, वो यही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाएँ और मार्केट में सस्टेन कर सके. राइट नाउ फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आर एग्जाम ओरिएंटेड terminology, we need to understand the importance of these 3 terms. For exam purpose, these 3 terms are very important. एग्जाम में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इन 3 टर्म्स में से. राइट, हमें समझ आ गया कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बट उसके अंडर अगर हम डीप डाइव करेंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, विच इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सर्वाइवल सबसे पहले, ये लेवल्स में चलते हैं. ठीक है, तो सबसे छोटा बेसिक बेयर मिनिमम क्या हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी शॉप के लिए, उस पर्टिकुलर मार्केट में एक बेयर मिनिमम चीज़ क्या हो सकती है इनिशियली, कि जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं ओवर द टाइम, जो हमारी कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, वो एटलीस्ट वो कवर हो जाए. चाहे हमें प्रॉफिट ना अर्न हो, हमें एक्स्ट्रा ना मिले, बट एटलीस्ट जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए. राइट, सो द फर्स्ट विच इज द बेसिक objective in under the organizational objective is survival, कि एटलीस्ट वी सर्वाइव हेयर. बिकॉज अगर हमारे कॉस्ट कवर नहीं हुए, हम लॉसेस में जाते गए, तो हम कैसे सस्टेन करेंगे. हम अपनी शॉप का रेंट नहीं दे पाएंगे अगर हमारे कॉस्ट कवर नहीं हुए. कॉस्ट कैसे कवर होंगे? सोली बेस्ड ऑन द सेल्स. जितनी हम सेल कर रहे हैं उससे पैसा जो आ रहा है, हम अपनी कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं. राइट, हम सस्टेन कर सकते हैं. बट वंस यू स्टार्ट फॉलिंग इन टू द लूप ऑफ लॉसेस, तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज रेंट आपके पॉकेट में से निकल के जा रहा है और आपके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं. ठीक है, तो उस केस में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस मार्केट में, हमें वहाँ से उठकर निकलना होगा. तो फर्स्ट होता है हमारा सर्वाइवल, कि हम एटलीस्ट सर्वाइव कर सकें. नाउ वंस वी हैव सर्वाइव्ड ओवर द पीरियड 6 मंथ्स में, 7 मंथ्स में हम सर्वाइव कर गए, हमारे कॉस्ट अब अच्छे से कवर हो रहे हैं, हमें ये पता लग गया कि कंसिस्टेंटली हमारे पास इतनी सेल्स हो रही है जिससे हमारे कॉस्ट कवर हो रहे हैं. नाउ वी कैन टेक अ स्टेप अप विच वॉज प्रॉफिट. अब हमारा गोल सर्वाइवल से हटकर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकता है, कि हम अब एम कर सकते हैं. बेसिकली दिस इज एमिंग, कि एम क्या है, पहले सर्वाइवल था, अब एम हमारा सर्वाइवल से हटकर, बिकॉज हम सर्वाइव कर पा रहे हैं कंसिस्टेंटली, अब हम प्रॉफिट एम करेंगे. प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, कि अब हमारी सेल्स ज़्यादा आ रही है कॉस्ट से. अभी तक सर्वाइवल में जितना कॉस्ट हुआ था
उतना ही सेल्स आ रहा है. सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट. नो ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है. अब प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा अर्न करने का अचीव करेंगे. सो दिस इज सेल्स हमारी कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, हम ये एम करते हुए चल रहे हैं. देन वंस प्रॉफिट आर बीइंग अर्नड, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने 1-2 साल में देख लिया कि गुड वी आर अचीविंग इनफ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट मार्जिन 70% 80% बहुत अच्छा जा रहा है. अब हम ग्रोथ की तरफ एम कर सकते हैं. ग्रोथ क्या होता है? कॉस्ट तो कवर हो ही रही है, प्रॉफिट भी हम अर्न कर रहे हैं, हम मार्केट में अपनी पोजीशनिंग बनाने का सोचते हैं. इसमें डीप डाइव करेंगे हम इन फर्दर लेक्चर्स, बट अभी के लिए समझिए कि मार्केट में अपना नाम बनाना इज़ मोर देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स तो हर कोई मार्केट में, अगर आपकी गिफ्ट शॉप है, आपके जितने भी 10 कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, प्रॉफिट कहीं ना कहीं सब कमा रहे हैं, बट नाम सिर्फ 3 का होता है. तो वो जो 3 हैं वो ग्रोथ स्टेज पर है. तो उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज डिफाइन करना ऑर्गेनाइजेशन में वाइल वर्किंग, दैट मैटर्स. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंडर वी हैव 3 पॉइंट्स. रिपीट विद मी. सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. वेरी गुड. नाउ अब जो एम्प्लॉयज़ आपके काम कर रहे हैं शॉप में, ऑब्वियसली उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे. सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ज़रूरी नहीं है ना कि उनका भी वही ऑब्जेक्टिव हो. ऑल्दो दे आर लॉयल, ऑल्दो दे आर वर्किंग वेल, बट कहीं ना कहीं एवरी इंडिविजुअल हैज़ देयर सम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल, राइट. फॉर एग्जाम्पल कि उनकी खुद की सैलरी बढ़ जाए, उनको ज़्यादा पर्क्स मिल सके, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके, उनको शॉप में रिकग्निशन मिले कि अगर कोई एक सेल्स पर्सन बहुत अच्छा काम किया इस मंथ, तो उन्हें मंथ एंड पे रिकग्नाइज़ किया जाए, सबके सामने अप्रिशिएट किया जाए, बोनस देना, हेल्थ अलाउंस, अदर काइंड ऑफ अलाउंसेस देना. तो ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉई का पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है. अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करेंगे तो ऑब्वियसली यू वुड ऑल्सो वांट कि भाई हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमें ज़्यादा बेनिफिट्स दो, हमें ट्रैवल अलाउंस भी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें कम्स अंडर एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव्स. एंड एम्प्लॉयज़ फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज पर्सनल. तो हमारे टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड अगर हम देखें, एग्जाम ओरिएंटेड टर्म, तो हम वहाँ पर्सनल यूज़ करेंगे एवरीवेयर इन बिजनेस स्टडीज़, नॉट एम्प्लॉयज़. ठीक है. ऑल्दो मतलब वही होता है, बट टू गेन द मार्क्स हमें टर्मिनोलॉजीज याद करना बहुत ज़रूरी है. एंड दिस हेल्प्स इन द लॉन्ग रन, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, उसमें ये टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज़ नो पॉइंट, राइट. आपको समझ सब आता है, बस वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा रह जाता है, तो वो ठीक कर लो, देन विन विन सिचुएशन है हमारी, राइट. तो एम्प्लॉयज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम पर्सनल यूज़ करेंगे, एम्प्लॉयज़ सिर्फ समझने के लिए. ठीक है. सो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, which is the objective of our employees, the people working in the organization. What was the first objective? जल्दी. Organizational objectives. उसके 3 पार्ट्स कौन से थे? Survival, profit and growth. Very good. Now, तीसरा and the last one is social objective. Now, आपने गिफ्ट शॉप स्टार्ट करी, उसमें ऑब्वियसली आपने लैंड यूज़ किया, वाटर यू आर यूजिंग देयर, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे रिसोर्सेज आप सोसाइटी से ही ले रहे हैं, राइट, एनवायरनमेंट में से ही ले रहे हैं. नाउ दिस बिकम्स कंपल्सरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू गिव बैक. एज अ गिफ्ट शॉप इनिशियली दैट माइट नॉट बी लीगल फॉर यू, बट फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक MNCs, टाटा, रिलायंस, उन केसेस में क्या होता है ना कि इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर देम कि सिंस यू आर अर्निंग हैवी अमाउंट्स, गिव बैक टू द सोसाइटी. इन वॉट वेज? बाय creating environmental friendly products, don't emit carbon too much, greenhouse gases आपके प्रोडक्शन में जो रिलीज़ होती है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए, मैनेज करिए, उन्हें ऐसे ही एनवायरनमेंट में मत रिलीज़ कर दीजिए, जो कि होता है बट इट इज़ नॉट लीगल, राइट. सो द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी सोशल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो, कि आपको सोसाइटी को भी गिव बैक करना है कुछ ना कुछ, राइट. तो
what are the 3 objectives of our management? मैनेज कर रहे हैं हम. management is managing everything, getting things done by people effectively and efficiently. इसमें हमने functions पढ़ लिए. कौन कौन से थे? planning, organizing, staffing. बताइए. डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल, डायरेक्टिंग, एंड देन लास्टली कंपेयर किया था उन्होंने तो कंट्रोलिंग. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे इम्पोर्टेंसेस आए थे. इम्पोर्टेंस, फीचर्स, गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल. तो ये कुछ आपके थे जो मैंने बताया आपको, राइट. देन वी हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन वी हैव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एंड वी हैव लास्टली सोशल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल में 3 होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. इफ यू नीड एनी अदर clarity on this particular topic, let me know in the comment section below. I'll definitely make a video on that as well. Also, I'll be bringing up more topics, further topics of this particular unit tomorrow onwards, every day, every single video. So you'll get the gist of every topic in depth in the further series. I did not create a one shot because I believe कि हर किसी को कोई ना कोई टॉपिक में अगर कुछ डाउट होता है तो they can directly just go on my channel and search for that particular topic, so time waste नहीं होगा आपका. I hope this session was helpful for you all, and I'll also bring the NCERT overview of every chapter of business studies now onwards, जिसमें आपको important lines में underline कराऊंगी जिसमें से questions बनते हैं. क्योंकि आपके चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर आपका CUET हो, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी NCERT में से बनकर आते हैं. आई ऑलवेज से NCERT इज़ द बाइबल फॉर बिजनेस स्टडीज़. उसको अगर आप 3-4 बार पढ़ लेंगे ना, nobody is stopping you from gaining 100 out of 100 in your boards and 250 out of 250 in your CUET. I myself scored 200 out of 200. During my time it was of 200. I scored 200 in business studies in CUET. So if I can do it, you can also do. जो मैं बता रही हूँ वो स्ट्रैटेजीज़, वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप बस मेरे साथ हर लेक्चर पर रहिए साथ. आई एम श्योर आई एम ऑलवेज विद यू एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट 100% for you to crack your exam. And I hope the session was helpful. Thank you so much. Meet you in the next lecture.